हेलो बच्चा लोग, बात कर रहे थे हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का। और केमिकल काइनेटिक्स में भी मैंने कल जो बात किया था आपसे वो किया था प्रथम कोटि अभिक्रिया के बारे में। और प्रथम कोटि अभिक्रिया का डेरिवेशन कल मैंने आपके लिए कराया। और उसके बाद में इसी प्रथम कोटि अभिक्रिया से बनने वाले न्यूमेरिकल्स को कल मैंने सॉल्व किया था। हालांकि न्यूमेरिकल्स का एक वीडियो मैं आपको अलग से पहुंचा दूंगा, जितने भी प्रकार के न्यूमेरिकल्स हैं, ताकि आपको परेशानी ना हो। तो आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे वो इस चैप्टर का लगभग लास्ट टॉपिक है। और इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि ये टॉपिक इस साल कोरोना फैक्टर की वजह से कोर्स से निकाल दिया गया है। एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में आज हम लोगों को बात करना है और एक्टिवेशन एनर्जी को कोर्स से निकाल दिया गया है। बट मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इसको पढ़ें ज़रूर। क्यों? क्योंकि कोर्स से निकाले गए टॉपिक्स में ज़रूरी नहीं कि वो पेपर में ना आए। देखिए, चैप्टर हट जाता है एक अलग कंडीशन होता है, लेकिन टॉपिक के हटने में हो सकता है एग्जामिनर को बनाते समय इस बात का ध्यान ना रहे कि साहब ये टॉपिक कोर्स से हटा हुआ है। इसलिए हल्का फुल्का नॉलेज आपको इसका होना चाहिए। बाई चांस लग तो वैसे ही ख़राब चल रहा है आप लोगों का, तो बाई चांस अगर लग ख़राब हुआ और मान लो ये आ गया तो कुछ तो कम से कम हम लिखे आओगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको आप एक बार पढ़ें ज़रूर, ठीक है। तो आज हम एक्टिवेशन एनर्जी का बात करेंगे, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी किससे रिलेटेड है पहले उसके बारे में बात होना चाहिए। एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो आपका रिलेटेड होता है कोलिजन थ्योरी से। संघट्ट सिद्धांत कहते हैं इसको हम लोग, कोलिजन थ्योरी कहते हैं। तो आज हमको जो पढ़ना है वो है आपका कोलिजन थ्योरी, ठीक है। इसको इंग्लिश में कोलिजन थ्योरी कहा गया, हिंदी में कहते हैं इसको संघट्टवाद। मैं नोट्स आपको भेज दूंगा, बट इंपॉर्टेंट बात ये कि क्या है इस चीज़ को आप समझ लीजिए। कुछ पॉइंट्स में पूरा कोलिजन थ्योरी फिनिश होता है, इसको आप समझने का कोशिश कीजिए। देखिए, ये बात मैंने पहले ही बताया था कि अगर आप चाहते हैं कि कोई रिएक्शन कराई जाए, किसी अभिक्रिया के होने के लिए, किसी अभिक्रिया के कंप्लीट होने के लिए अभिकारी अणुओं का, रिएक्टेंट का आपस में टकराना जरूरी है। अगर रिएक्टेंट आपस में टकराएंगे नहीं तो कभी उत्पाद बनाएंगे नहीं। खूब समझ लीजिए इस बात को, रिएक्टेंट आपस में टकराएंगे नहीं तो उत्पाद बनाएंगे नहीं। यानी इस कोलिजन थ्योरी का जो पहला कॉन्सेप्ट है वो यही कहता है कि अभिकारक से उत्पाद के बनने के लिए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बनने के लिए ज़रूरी है क्या? उनका आपस में टकराना। तो अभिकारी अणु आपस में टकराते हैं। इन टक्करों को टेम्परेचर बढ़ा के या प्रेशर बढ़ा के इनकी संख्या को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। वो बात का मैटर में बाद में बात करूँगा। बट ये बात तो तय हो गई कि यदि किसी रिएक्शन को आप कराना चाहते हो तो रिएक्शन को कराने के लिए आपको एक काम जरूर करना पड़ेगा। वो क्या है? वो काम है आपका टक्करें कराना। दूसरी बात, जब अणुओं के बीच में टक्करें होती हैं, रिएक्टेंट जितने भी रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल जब टक्करें करते हैं तो होने वाली टक्करों की संख्या बहुत होती है, अनगिनत टक्करें होती है। क्योंकि आप सीधा सा कॉन्सेप्ट है यार कि एक मोल में भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर आप बात करो तो एवोगाड्रो नंबर के इक्वल टू होता है 6.02 इंटू 10⁻23 के इक्वल हो रहा है। तो कॉमन सेंस की बात है कि इतने सारे मॉलिक्यूल्स कहीं पर अगर प्रेजेंट हैं तो टक्करों की संख्या तो ज़्यादा होगी। लेकिन ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि होने वाली सारी टक्करों के फलस्वरूप उत्पाद बन ही जाए। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स आप यूज़ कर रहे हैं, जितनी भी टक्करें वहाँ पे हो रही हैं, दैट्स नॉट कन्फर्म कि सारी की सारी टक्करों के बाद उत्पाद का निर्माण हो ही जाएगा। यानी होने वाली सारी टक्करों में से कुछ ही टक्करें ऐसी होती हैं जिनके फलस्वरूप प्रोडक्ट का निर्माण होता है, ठीक है ना। कुछ ही ऐसी टक्करें होती हैं जिनके फलस्वरूप प्रोडक्ट का निर्माण होता है, और ऐसी टक्करों को ही हम लोग इफेक्टिव कोलिजन या प्रभावी टक्करें कहते हैं। ऐसी टक्करें जिनके फलस्वरूप उत्पाद बनने की संभावना बढ़ जाए, ऐसी टक्करें जिनके फलस्वरूप उत्पाद बनते हैं, ऐसी टक्करों के लिए ही हम लोग प्रभावी टक्करें कहते हैं। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन प्रभावी टक्करों की संख्या कुल टक्करों की तुलना में बहुत कम होती है। प्रभावी टक्करों की संख्या कुल टक्करों की तुलना में बहुत कम है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। प्रभावी टक्करों की संख्या कुल टक्करों की तुलना में बहुत कम होती है, ठीक है। बात इतना बात समझ में आ गया। दूसरी बात पे आप ध्यान दीजिए, जब प्रभावी टक्करें होती हैं तो प्रभावी टक्करों के बाद अभिकारी अणु जो हैं उनकी ऊर्जा उस लेवल तक पहुंच जाती है जहां से वो प्रोडक्ट का निर्माण कर सकें। देखिए, इसको एक ग्राफ से समझते हैं, थोड़ा समझने का आप कोशिश कीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एनर्जी लिया हुआ है,
ठीक है, एनर्जी हो गया। इधर टाइम फ्रेम ले लो, कोई फ़र्क नहीं। अब ध्यान दीजिए, अभिकारी अणु यहाँ से शुरू हुआ, देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो एनर्जी कहलाएगा, ये कहलाएगा उस रिएक्टेंट का प्रारंभिक ऊर्जा। इनिशियल एनर्जी उसकी वही है। क्यों? कभी भी किसी रिएक्टेंट की एनर्जी जीरो नहीं हो सकती, किसी भी रिएक्टेंट का एनर्जी कभी भी जीरो नहीं होता। इसलिए मैंने इस ग्राफ को यहाँ से जीरो से मैं शुरू नहीं करूँगा, क्योंकि एनर्जी कभी जीरो नहीं हो सकती किसी भी रिएक्टेंट का। अब क्या हुआ, यहाँ पर एक लेवल है, ये एनर्जी का एक लेवल है जिसको हम लोग कहते हैं दहली ऊर्जा तल, या इसको मैं कह सकता हूँ थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल कहते हैं इसको। अभिकारी अणुओं ने यहाँ से चलना शुरू किया, अपनी ऊर्जा को यहाँ तक पहुँचा दिया। टक्करों के बाद उनकी ऊर्जा यहाँ तक, इनकी खुद की इतनी थी, प्रारंभिक ऊर्जा थी, वो प्रारंभिक ऊर्जा लिए बैठे थे। जैसे ही टक्करें शुरू हुई, टक्करों, ये बात तो तय है कि टक्करों के फलस्वरूप ऊर्जा बढ़ना ही बढ़ना है, तो टक्करों के फलस्वरूप क्या, वो ऊर्जा बढ़ के वो ऊर्जा कहाँ तक पहुँच गई, यहाँ तक पहुँच गई। और जैसे ही वो ऊर्जा दहली ऊर्जा लेवल तक पहुँच जाएगा, इट्स मीन यही वो तल है जो उत्पाद का निर्माण करेगा। यानी यदि अभिकारी अणुओं की ऊर्जा दहली ऊर्जा के बराबर नहीं हो रही है, खूब ध्यान से समझिए, यदि अभिकारी अणुओं की ऊर्जा दहली ऊर्जा के बराबर नहीं हो रही है तो वो कभी उत्पाद नहीं बना सकते, ये तय है। वो कभी भी उत्पाद नहीं बना सकते, यानी उन्हें हर हालत में अपनी एनर्जी को दहली ऊर्जा तक पहुंचाना ही पड़ेगा यदि वो चाहते हैं कि उत्पाद बने। तो अगर आपसे कोई पूछे कि दहली ऊर्जा है क्या, दहली ऊर्जा वो रिक्वायर एनर्जी है, वो आवश्यक ऊर्जा है जो प्रत्येक अभिकारी अणु को चाहिए उत्पाद बनाने के लिए। इससे कम एनर्जी होगा तो उत्पाद नहीं बनेगा। दूसरी बात, ये जो चल रहा है यहाँ पे, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इनिशियल एनर्जी। किसकी? अभिकारी अणुओं की। ये है प्रारंभिक ऊर्जा। और ध्यान देना, यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी है जो टक्करों के बाद बढ़ गई, बाई चांस टक्करों के बाद ना बढ़े तो आप बाह्य कारकों के द्वारा टेम्परेचर बढ़ा के, दाब बढ़ा के आपने कुछ करा, लेकिन आपने एनर्जी को बढ़ा दिया। इसी एनर्जी को नाम देते हैं हम लोग EA, दैट इज़ एक्टिवेशन एनर्जी। इसी को सक्रियण ऊर्जा कहा जाता है। ये वही सक्रिय ऊर्जा है जो अगर ये प्राप्त नहीं होगी तो कभी भी उत्पाद नहीं बनेगा। अगर आप उत्पाद बनाना चाहते हो तो आपको हर हालत में दहली ऊर्जा तक पहुंचाना पड़ेगा अभिकारक की इनिशियल एनर्जी को, प्रारंभिक एनर्जी को। और दहली ऊर्जा तक पहुंचाने के लिए जितनी एनर्जी की आपको रिक्वायरमेंट है उसी को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना। अभिकारी अणुओं की प्रारंभिक ऊर्जा को छोड़कर जितनी ऊर्जा आपको चाहिए उसी को हम लोग सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है बात। यानी अगर मैं कह दूं दहली ऊर्जा बराबर सक्रिय ऊर्जा प्लस अभिकारी अणुओं की प्रारंभिक ऊर्जा, दहली ऊर्जा, ये दोनों का टोटल ही तो हो जाएगा। दहली ऊर्जा बराबर सक्रिय ऊर्जा प्लस अभिकारी अणुओं की प्रारंभिक ऊर्जा। या आपसे कोई कह दे बताओ सक्रिय ऊर्जा क्या है, तो आप क्या कहोगे, सक्रिय ऊर्जा बराबर दहली ऊर्जा माइनस प्रारंभिक ऊर्जा। इतना दहली ऊर्जा है, इसका मान चाहिए तो इसको तो घटाना पड़ेगा ना। तो दहली ऊर्जा माइनस प्रारंभिक ऊर्जा तो क्या बन जाती है, सक्रिय ऊर्जा बन जाती है। और सक्रिय ऊर्जा को हम लोग किलो कैलोरी पर मोल, किलो जूल पर मोल आदि से हम लोग इसको इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये है आपका सक्रिय ऊर्जा। सक्रिय ऊर्जा वो आवश्यक ऊर्जा है जो चाहिए इकाई के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए। दूसरी बात, मैंने अभी बोला कि होने वाली टक्करों में से प्रभावी टक्करों का संख्या बहुत कम होता है। यानी ये कि अगर आप कैसे भी करके टक्करों की संख्या को बढ़ा दें, अब टक्करों की संख्या बढ़ाने के लिए आप टेम्परेचर बढ़ाओ, टक्करों की संख्या बढ़ाने के लिए आप क्या करो, प्रेशर बढ़ाओ, तो उसकी वजह से जब टक्करों की संख्या बढ़ेगा तो प्रभावी टक्करों की संख्या भी बढ़ेगी, और प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो कॉमन सेंस की बात है उत्पाद बनने की संभावना भी बढ़ेगी। ठीक है। अब दूसरी बात पे आप ध्यान दीजिए, अभिकारी अणुओं ने सक्रिय ऊर्जा का प्रयोग किया और दहली ऊर्जा तक पहुंच गए। अब जो बात मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर रखना इस चीज़ को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए इस पर। अभिकारी अणुओं की इतनी ऊर्जा खुद की थी, उन्होंने सक्रिय ऊर्जा को प्राप्त किया और सक्रिय ऊर्जा को प्राप्त करके वो दहली ऊर्जा के बराबर पहुँच गए।
अब जब वो दहली ऊर्जा के बराबर पहुंच गए, अब उन्होंने क्या किया, उत्पाद का बनाना शुरू किया। अब वो उत्पाद बना रहे हैं, ध्यान देना इस चीज़ पे, वो उत्पाद बना रहे हैं। इम्पोर्टेंट बात क्या, देखिए ये जो कंडीशन है ये ऐसी कंडीशन है जब बंध टूट रहे होंगे, क्योंकि आप जानते हो किसी भी उत्पाद के बनने के लिए बंधों का टूटना और बंधों का बनना दोनों घटनाएं होती हैं। बंध टूटने भी चाहिए और बंध बनने भी चाहिए, दोनों कंडीशन वहाँ पे लागू होती हैं। ठीक है बात। तो ये जो कंडीशन है आप कह रहे हो रिक्वायर्ड एनर्जी है, जो सक्रिय ऊर्जा, वो क्यों ज़रूरत पड़ रही है, इस ऊर्जा की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है, जब तक आप पुराने बंधों को तोड़ोगे नहीं तो नए बंधों का निर्माण कैसे करोगे भाई। उन नए बंधों का निर्माण करने के लिए ज़रूरी है कि पुराने बंधों को तोड़ा जाए, पुराने बंधों को तोड़ा जाए। उन पुराने बंधों को तोड़ने के लिए ही इनडायरेक्ट वे में जो एनर्जी आपको चाहिए उसी को नाम दिया हम लोगों ने सक्रिय ऊर्जा। उस ऊर्जा को लेकर उसने दहली ऊर्जा का लेवल प्राप्त किया। अब वो उत्पाद बनाने जा रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन होने जा रहा है, कहना चाहिए ये इंटरमीडिएट है, इनडायरेक्ट वे में कह दूँ मैं, माध्यमिक है। अब नए उत्पाद बनने जा रहे हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन होने जा रहा है, तो कॉमन सेंस की बात है कि बॉन्ड फॉर्मेशन पे हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन पे हमेशा ऊर्जाओं का उत्सर्जन होता है। तो अगर उत्सर्जन होगा तो बेटा अब एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, अब एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। अगर मैं इतना ही ग्राफ आपके लिए बना दूँ और आपसे कहूँ बताओ ये ग्राफ जो बन के तैयार हुआ है ये किसी एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए है या एक्सोथर्मिक के लिए है, अर्थात ये ऊष्मा छेपी के लिए है या ऊष्मा शोषी के लिए, तो आप कैसे बताओगे। ये जो ग्राफ है वो ऊष्मा छेपी का, तो बच्चा क्या कहता है, मैंने जब बच्चों से मेरा बात हुआ, जितन से मेरा बात हुआ, जितन बोल सर ऊष्मा छेपी का है। मैंने कहा ऊष्मा छेपी का कैसे, तो बोले देखिए सर आप ही ने तो बताया कि जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है इसका मतलब एनर्जी रिलीज होगा, अगर एनर्जी रिलीज होगा तो ऊष्मा छेपी हो गया। तो मैंने कहा यार इसका मतलब तो ये कि सारी की सारी अभी ऊष्मा छेपी होंगी, ऊष्मा शोषी कोई होगी ही नहीं, सारी की सारी प्रोसेस एंडोथर्मिक हैं, एक्सोथर्मिक कोई होगी ही नहीं। ऐसा कैसे हो जाएगा भाई, ऊष्मा शोषी भी तो होती है भाई। अब क्या करोगे आप, तो अब ध्यान से देना, देखो थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए उसे यहाँ तक पहुँचने के लिए 100 कैलोरी की रिक्वायरमेंट थी, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए, यानी 100 कैलोरी एनर्जी आपने उसको खर्च किया, बदले में उसने मात्र 20 कैलोरी का उत्सर्जन कर दिया। ध्यान देना, मात्र 20 कैलोरी का उसने उत्सर्जन कर दिया। आपने खर्च किया 100 कैलोरी, उत्सर्जन कर दिया 20 कैलोरी, तो मेरे भाई ये बताओ ये ऊष्मा छेपी कैसे हुई यार। 100 कैलोरी तुम खर्च कर रहे हो, 20 का वो उत्सर्जन कर देगा, 80 तो फिर भी तुमने खर्च करी। अब अगर 80 तुमने खर्च करी तो फिर ऊष्मा छेपी कैसे हुई भाई, नहीं ये ऊष्मा शोषी है। देखिए ये बात तो सही है कि अगर इस ग्राफ को देखेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में हमेशा एनर्जी निकलेगा, ये तय है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमेशा याद रखिए, आप क्या याद रखना है आपको कि ये एनर्जी कितनी रिलीज़ कर रहा है और कितने की ज़रूरत है। 100 की ज़रूरत थी, 20 रिलीज़ कर दिया, 80 की तो अब भी ज़रूरत है भाई। उस 20 को चलो आप काम में लगा लो तो 80 की तो फिर भी ज़रूरत पड़ रहा है, और अगर 80 का ज़रूरत पड़ रहा है तो ये ऊष्मा शोषी नहीं हुआ, ये ऊष्मा शोषी है। सेम कंडीशन यदि मैं इस ग्राफ को यहाँ से हटा के ऐसे ले जाता, यानी इमेजिन करो पहले उसे 100 की ज़रूरत थी, 100 की ज़रूरत थी, अब 100 तो उसने ये सारी की सारी निकाल दी और 20 और निकाल दी मान लो, यानी 100 आप खर्च कर रहे हो, 120 आपको प्राप्त हो रही है। 100 खर्च कर रहे हो, 120 प्राप्त हो रही है, इसका मतलब क्या, ये ऊष्मा छेपी हो गया। तो ये जो ग्राफ मैं आपको बता रहा हूँ ऊष्मा छेपी और शोषी के केस में सक्रिय ऊर्जा किस प्रकार से काम करती है, उस चीज़ को आप समझने का कोशिश करो। ठीक है बात, ध्यान दीजिए। अब जहाँ पर ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ कर रहे हो आप, ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ कर रहे हो, इसका मतलब क्या हो गया, ये ऊष्मा छेपी हो गया। ठीक है, ध्यान देना थोड़ा सा, तो आपसे वही वाला बना देता हूँ मैं डायग्राम एक बार। ये है आपका, ये ऊष्मा शोषी के लिए आप लोगों ने बनाया। ठीक है, ऊष्मा शोषी क्यों, 100 दे रहे थे,
20 वापस मिल गई, 80 अब भी खर्च हो रही है, 80 खर्च हो रही है, इसका मतलब ये कैसा हो गया कैसा हो जाएगा, ऊष्माशोषी हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप ध्यान दीजिए, ये जो एनर्जी हो गया ये हो गया EP, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए EP, यानी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ये जो चल रहा है वो ER चल रहा है। अगर मैं यहाँ से डेल्टा E निकालूँ तो डेल्टा E किसके बराबर होगा, EP माइनस ER, और ये हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि EP का वैल्यू ER से ज़्यादा है, EP का वैल्यू ER से ज़्यादा है। और आप ये बात जानते हैं, ऊष्माशोषी प्रक्रियाओं के लिए जो डेल्टा H होता है वो हमेशा पॉजिटिव लिखा जाता है। यानी डायग्राम, अगर ऐसे डायग्राम आपको मिल जाएं तो उन डायग्राम की वजह से आप ये बता पाओगे कि डेल्टा H का मान पॉजिटिव और डेल्टा H का मान नेगेटिव क्यों हो जाता है। डेमो मैंने आपके सामने दिया, डेमो आपके सामने दे रहा हूँ। ठीक है, ये दूसरी बात ध्यान दीजिए, सक्रिय ऊर्जा का वैल्यू अभिक्रिया के वेग को भी डिसाइड करता है। यानी अगर मैं एक लाइन यहाँ पे लिख दूँ, दिखाई दे रहा है यहाँ, रेट जो है वो डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, एक्टिवेशन एनर्जी के। यानी जिस रिएक्टेंट को, जिस रिएक्शन को एक्टिवेशन एनर्जी जिसका बहुत ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है उस अभिक्रिया का वेग कम होगा, उस अभिक्रिया का वेग। अच्छा है क्यों, ये भी समझो आप। मान लीजिए अभी इतना एनर्जी चाहिए, अब मान लो इसका वैल्यू और बढ़ जाए, इतनी एनर्जी चाहिए, तो इतनी एनर्जी को प्राप्त करने के लिए पहले से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर पहले से ज़्यादा समय लग रहा तो वेग क्या कहते हैं, कम नहीं हो गया यहाँ पे। और यही सक्रिय ऊर्जा, इसकी जगह इतनी रह जाए, केवल जरा सी ऊर्जा चाहिए यार, कहीं से मिल जाएगी तो अभिक्रिया जल्दी हो जाएगी। तो ध्यान दीजिए, एक्टिवेशन एनर्जी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेट, रेट जितना ज़्यादा हो एक्टिवेशन एनर्जी, इसका मतलब कम है, और एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब रेट आपका कम होता है। दूसरी बात, यदि किसी रिएक्टेंट के लिए एक्टिवेशन एनर्जी का मान 0 हो जाए, किसी रिएक्टेंट के लिए एक्टिवेशन एनर्जी का मान 0 हो जाए, इसका मतलब ये है अब उस रिएक्शन पे टेम्परेचर इफेक्टिव नहीं है। यार सोचने वाली बात है, ये दहली ऊर्जा तल यहाँ पे आ जाए या ये यहाँ पे पहुँच जाए, एक्टिवेशन एनर्जी चल रहा है बीच का, ये 0 हो जाए, तो फिर ताप की ज़रूरत क्या है। आप ताप के जो ताप दे रहे हो वो ताप दे क्यों रहे हो, क्योंकि सक्रिय ऊर्जा प्राप्त हो जाए। अगर सक्रिय ऊर्जा चाहिए ही नहीं तो फिर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इंपॉर्टेंट बात है, अगर सक्रिय ऊर्जा का वैल्यू 0 हो रहा है, इट्स मीन क्या है, ताप की आवश्यकता नहीं होती, वो अभिक्रिया ताप डिपेंडेंट नहीं होती। ठीक है, बात याद रखिए। अगली बात बताता हूँ आपको, ध्यान देना, सक्रिय ऊर्जा के कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप याद रखिए। किसी कैटालिस्ट का प्रेजेंस, वो भी धनात्मक कैटालिस्ट, पॉजिटिव कैटालिस्ट, धनात्मक उत्प्रेरण का प्रेजेंस हमेशा सक्रिय ऊर्जा को कम कर देता है, जिस कारण वेग बढ़ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, किसी भी धनात्मक उत्प्रेरक का प्रेजेंस सक्रिय ऊर्जा की वैल्यू कम कर देता है, जिस कारण अभिक्रियाओं के वेग बढ़ जाते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति सक्रिय ऊर्जा की वैल्यू कम कर देता है, जिस कारण अभिक्रियाओं के वेग बढ़ जाते हैं। क्या मतलब है इस चीज़ का, इतनी एनर्जी चाहिए, अभिकारक आया, अभिकारक ने क्या किया, सक्रिय ऊर्जा की वैल्यू को कम कर दिया, यानी प्रारंभिक ऊर्जा को बढ़ा दिया, सक्रिय ऊर्जा की वैल्यू कम कर दी। अगर सक्रिय ऊर्जा कम हो गया तो सीधी सी बात है वेग तो बढ़ ही जाएगा अभिक्रिया का, कॉमन सेंस की बात है। ठीक है बात। तो ये सारे कॉन्सेप्ट थे आपके कोलिजन थ्योरी के, ये सारे कॉन्सेप्ट थे आपके संघट्ट सिद्धांत के, ये सारे कॉन्सेप्ट थे आपके सक्रियण ऊर्जा के। तो एक बार बुक से देखें, बाकी यहाँ से कंप्लीट करें, बुक से थोड़ा कम समझ में आएगा इसलिए मैंने इसको समझा दिया। और इसी के आधार पर एक आर्हीनियत समीकरण आती है एक्टिवेशन एनर्जी को निकालने के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे, तो पहले आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम लोग उसके बारे में बात शुरू करते हैं। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।